जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की जो चर्चाएं रहीं, उन चर्चाओं में एक दुखद चर्चा रही झारखंड में गिरिडीह को लेकर के। एक बस नदी में गिर गई। कई बस में जो यात्री सवार थे वो नहीं रहे हमारे बीच में। जनता दल इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने इस गिरिडीह की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सड़कों की सुरक्षा न होना, कहीं न कहीं यातायात की जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, और फिर उन नियमों, कानून, कायदों का पालन होना, ये सवालों के घेरे में उठता है। बहरहाल बड़ा दुखद घटना रही। लगभग 20 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने भगवान चित्रकूट से किया है कि वह शीघ्र स्वस्थ हों। ये झारखंड का रहा। बिहार से खबर ये है कि वहां पर शिक्षक आंदोलित हैं। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, अपने स्थायित्व को लेकर के। इसके पहले एक को वहां के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक को आदेश बड़ा चर्चा में रहा और उसका भी उन्होंने विरोध किया शिक्षकों ने कि बिहार से बाहर शिक्षा की नियुक्ति की जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे जो राज्य में शिक्षकों की कमी है, उस विषय के संबंधित विषयों के अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी भी पूर्ति होगी। उस बात का विरोध वहाँ के शिक्षाज्ञ अभ्यर्थियों ने किया कि ये तो बिहार की बहुत बड़ी बदनामी है कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, संबंधित विषयों के योग्य शिक्षक नहीं है। कुछ समय बाद ही इस अध्यादेश को, इस नियम को वापस लिया गया और यह रहा कि बिहार के ही लोगों को उसमें समायोजित किया जाएगा। शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर, शिक्षकों के स्थायित्व की मांग को लेकर श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि बिहार के समस्त शिक्षकों को समायोजित किया जाए, स्थायी किया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों में जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की इस मांग का स्वागत किया जा रहा है। बिहार में एक और चर्चा चल रही है बिहार की जाति गणना को लेकर के। तो जब जाति गणना की जा रही थी तभी किरण सिन्हा जी ने सवाल उठाया कि इसमें जिस प्रकार से चुनाव होता है, चुनाव में सरकार के पूरा सरकारी अमला रहता है चुनाव कराने के लिए, उसके बावजूद भी संबंधित राजनीतिक दलों एवं जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे होते उनके प्रतिनिधियों को भी एक मौका दिया जाता है कि वह बूथ पर रह सकते हैं, वह थोड़ा देख सकते हैं, सुन सकते, समझ सकते हैं कि कहीं बूथ कैप्चरिंग ना होने पाए, चुनाव ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका वो अध्ययन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और जहां उनको लगेगा कि चुनाव में पक्षपात किया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है, तो उसका वह विरोध भी दर्ज करा सकेंगे। उसी पैटर्न पर माननीय किरण सिन्हा जी का कहना था कि जब सरकारी कर्मचारी जाएंगे चुनाव के लिए तो उन सरकारी कर्मचारियों के साथ में जितने दल वहां पे हैं, 2, 4, 5 दल अगर सक्रिय हैं, मान लो राष्ट्रीय जनता दल सक्रिय है, जनता दल यूनाइटेड सक्रिय है, जनता दल इंद कुमार गुजराल सक्रिय है, लोक जनशक्ति पार्टी सक्रिय है, सीपीआई है, सीपीएम है सक्रिय है, कांग्रेस सक्रिय है, तो वहां पर उन लोगों को मौका दे दिया जाए कि भाई आप इस पार्टी से आप अपना एक कार्यकर्ता दे दीजिए। वो जो
जो जनगणना कर रहे हैं, जातिगणना कर रहे हैं कर्मचारी, उनके साथ रहेंगे, एक समन्वय बना करके काम करेंगे। कहीं अगर कर्मचारी हमारा भूल रहा है, भटक रहा है, कोई घर छूट रहा है, कोई व्यक्ति छूट रहा, कोई परिवार छूट रहा है, तो वह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उसका सहयोगी बनेंगे, उसको याद दिला देंगे। उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं देना है। जैसे चुनाव वाले दिन होता है कि राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ चुनाव एजेंट कहे जाते हैं, मतदान अभिकर्ता कहे जाते हैं। उनको चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मतदान अभिकर्ता हों, या जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, वो पंजीकृत राजनीतिक दल, अपंजीकृत राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, उनको किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार इसमें माननीय किरण सिन्हा जी का 2 सुझाव था। एक तो राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों को रखा जाए, दूसरा हर गांव में जो सामाजिक संगठन है, कुछ जातियों के लोग हैं, कुछ जातिगत संगठन होते हैं, उन लोगों से भी तालमेल कर लिया जाए कि भाई कुछ जो जातिगत संगठन है, सामाजिक संगठन, उनके लोगों को प्रतिनिधि के रूप में कि भाई वहां हो रहा, वहां पर एक आदमी अपना 2 आदमी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो जाएंगे, कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हो जाएंगे, कुछ जातिगत संगठनों के कार्यकर्ता हो जाएंगे, कुछ वहां पर जो सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं, जागरूक मतदाता हैं, उनको भी साथ लिया जा सकता है। तो वो 4 कदम सरकारी कर्मचारियों के साथ इस जातगणना अभियान में चलेंगे, लगेंगे, मोहल्ले के हिसाब से रहेंगे, कुछ मोहल्ले में रहेंगे, कुछ गांव में रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जातिगत गणना पूरी तरीके से निष्पक्ष भी होगी और कोई छूटने नहीं पाएगा। दूर दराज गांव में है, पता लगा खेत में बाग में एक घर बना हुआ है, नहीं ध्यान दिया सरकारी कर्मचारियों ने कौन सा, तो वो घर छूट जाता है। और अक्सर होता है कि अब तमाम लगभग हर गांव में 2-4 घर ऐसे होते हैं जो बाग में बने हुए हैं, जो ऊंचे पहाड़ पे बने हुए हैं, जो नदी किनारे बने हुए हैं, जो आमतौर से गांव से कट सा जाते हैं, लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, तो ये छूटने ना पाए। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो 3-4 प्रकार के कार्यकर्ता रहेंगे, तो वो स्थानीय कार्यकर्ता ही रहेंगे, उस गांव के ही रहेंगे, तो वो बता भी देंगे कि हाँ ये इस जाति है। और इस जाति की तो बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी गांव में आप चले जाइए, जो व्यक्ति सुअर चरा रहा है, गाय चरा रहा, भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा, भेड़ चरा रहा, उससे भी पूछिए कि भाई इस गांव में कौन कौन सी जातियां रहती हैं, तो वो व्यक्ति बता देता है इस ये जातियां हैं, इनकी संख्या ये है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या ये है। तो यह जो जाति गणना हो रही, इसकी बड़ा सवाल उठा है कि भाई बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो एक 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में कितना जो है 5-7 करोड़ रुपया हुआ जा करके। तो इस प्रकार से ये देखने में आया कि जो हर गांव में जितने लोग होते हैं, लगभग हर आदमी को पता होता है कि इस गांव में इस प्रकार की जातियां हैं। हाँ, जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए थोड़ी बाधा है कि शहरी क्षेत्रों में लोग आपस में कम मिलते जुलते हैं, कम मिलना जुलना होता है, तो वह आपस में कम मिलने जुलने के कारण वह जो एक जानकारी होती है, सामाजिक जानकारी, जातिगत जानकारी, वो नहीं हो पाती। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, और अभी भी 70% ग्रामीण क्षेत्र है, तो लगभग 70-75% क्षेत्रों में तो बड़े आराम से जानकारी हो सकती। ग्राम प्रधान से पूछ लिए कौन कौन सी जातियां हैं, और लोग रहते, लगभग हर व्यक्ति को जानकारी में होता है कि हमारे गांव में ये जातियां हैं और इनकी ये आर्थिक स्थिति है। बहुत से लोग तो ये बता देते हैं कि इस जाति की शादी ब्याह भी इस गांव में हुआ है, उस गांव में हुआ है, इस जाति के पास जो है ये ट्रैक्टर है, ये जीप है, ये कार है, ये ट्रक है, इस जाति का यहाँ पर जो है चिमनी भट्ठा है, तो इस प्रकार से इस जाति के पास जो है भैंस पली है, इस जाति के पास, इन लोगों के पास बैल पड़े हैं, पाले गए हैं, इन लोगों के पास तो कोई जानवर नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, किस जाति का मकान जो है, किन किन जातियों के मकान पक्के बने हुए हैं, किन किन जातियों के मकान अभी भी कच्चे बने हुए हैं, किन किन जातियों के लोग अभी भी छप्पर में रहे, ये सब जो है बड़ी आसानी के साथ गांवों में 2-4 जगहों पे बैठ गए और पूरा के पूरे गांव की जानकारी हो जाती है।
तो इस पर इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बिहार के शिक्षकों में भी आक्रोश है। शिक्षक भी जो है ये अभी जो शिक्षा सचिव वहाँ के पाठक जी नियुक्त किए गए बिहार सरकार में, उन्होंने एक परिपत्र ही जारी कर दिया था कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब ये जाति गणना का आ गया कि भाई जाति की गिनती करना है, तो फिर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए ये जाति गणना कीजिए। तो एक बड़ी विसंगति युक्त स्थिति बन गई है। तो इसमें जनता दल आई के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि चौधरी किरण सिन्हा का जो ये प्रपोजल रहा, जो किरण सिन्हा फार्मूला लागू करो, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों को भी जाति गणना में शामिल किया जाए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी वेतन के, बिना किसी मानदेय के उनका भी सहयोग लिया जाए। ये चर्चा बिहार में, बिहार के तमाम गांव में, सुदूर अंचलों में, जिलों में ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कुछ खबरें हैं बिहार की। उत्तर प्रदेश की खबर बड़ा चर्चा में रही, और वह रही रमाशंकर कठेरिया की। न्यायालय से एक निर्णय आया जिसके तहत उनको 2 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। तो अब स्थिति राहुल गांधी जैसी हो गई, या और भी सांसदों की जो जैसे गाजीपुर से उत्तर प्रदेश में ही अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई। तो इस प्रकार से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी भी सदस्यता जाएगी। हालांकि चर्चा में है कि 24 दिन का उन्हें समय दिया गया है। इस समय, इस अवधि में वो न्यायालय की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और उनको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं वास्तव में जिस प्रकार से राहुल गांधी का कि जो है आज सदस्यता गई और दूसरे दिन फिर वो सदस्यता को जो है पूरा डिक्लेयर, उनकी उधर कोर्ट ने 2 साल की सजा दिया, उधर उनकी सदस्यता चली गई, और सदस्यता के बाद फिर उनका जो है बंगला चला गया। जो तत्परता राहुल गांधी के मसले में दिखाई गई, वो तत्परता ये रामशंकर कठेरिया के मसले में दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, ये चर्चा चल रही है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई वो शासन सत्ता के हैं के सांसद हैं और भाजपा के सांसद हैं, तो उनके साथ भी कि पूर्व मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी रह चुके, क्या उनके साथ भी यही तत्परता होगी जो राहुल गांधी के साथ हुई, या अफजाल अंसारी के साथ हुई, या अन्य प्रकरणों में हुई, रामपुर के ये आजम खान के परिवार के साथ जैसे हुआ। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तो अब देखना यह है कि रमाशंकर कठेरिया की सदस्यता बचती है कि जाती है। और चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान हुआ या कहना कि भाई देखिए, अगर 2 साल, जो एक न्यायालय ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक को बहस पैदा किया कि अधिकतम सजा ही क्यों, 1 वर्ष 11 महीने तक क्यों नहीं। अगर 1 वर्ष 11 महीने सजा दी जाती तो सजा बच जाती, राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल नहीं उठता। तो अब यहाँ पर भी रमाशंकर कठेरिया के भी मसले पे ये सवाल उठ रहा है, चर्चा हो रही है कि रमाशंकर कठेरिया को 1 वर्ष 11 महीने की सजा क्यों नहीं दी गई, 2 वर्ष ही क्यों दी गई, जिससे उनकी सदस्यता जा सकती है। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भाजपा ने पक्षपात नहीं किया है। भाजपा अगर कोई जैसा आरोप लगाते रहे दूसरे दल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिलकर के राहुल गांधी को परेशान कर रहा था, राहुल गांधी की सत्ता समाप्त करा दिया, तो ऐसा कोई मिलीभगत भाजपा नेतृत्व की नहीं है। नहीं तो वो अपने सांसद की क्यों पैरवी करता है। आपके चर्चाएं हो रही कि क्या भाई गैर भाजपा के लोगों ने ऐसी कोई पैरवी कर दिया जिससे कि 2 वर्ष की सजा हो गई और 1 वर्ष 11 महीने की नहीं हो पाई। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो बहरहाल इनका एक ये भी है कि जैसे वो कि विद्युत विभाग में रमाशंकर कठेरिया की जो सदस्यता गई, उसके संबंध में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय का प्रकरण है, लगभग 12 वर्ष पुराना प्रकरण है। तो उसमें यह है कि कुछ उनके क्षेत्र के लोग उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये बिजली का बिल का प्रकरण है और ये बिजली का बिल माफ नहीं किया जा रहा है और बहुत बड़ा बिल आया है। तो वो अधिकारियों के पास गए, उनसे बातचीत किया, और उसमें बातचीत अधिकारी पक्ष का जो है ये कहना कि ये जो है उन्होंने जो है सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, जोर तेज आवाज में बात किया, अपमानजनक शब्दों में बात किया, इस प्रकार से कहना है।
तो अब ये है कि एक नई बहस ये है कि आखिर जनप्रतिनिधि होते किस लिए हैं? जनता के सेवक हैं। तो जब जनता के सेवक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता को परेशानी हो रही किसी विभाग से, किसी अधिकारी से, कर्मचारी से, तो उससे बात करेंगे, बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे मामला बनेगा? और अगर बात कर लिया, तेज आवाज में कर लिया, तो फिर कैसे मामला बनेगा? जनता का फायदा कैसे होगा? इसमें ऐसा लग रहा है कि जब ये 2 वर्ष के लिए हो गया कि भाई, तो इसका एक प्रभाव ये पड़ सकता है जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद पर, कि वह भी अधिकारियों से तेज आवाज में बात नहीं करेंगे, और एक ये विचार करेंगे, थोड़ा एक बहानेबाजी कर सकते हैं कि बच सकते हैं कि हमको बात ना करना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत के दौरान जो है कोई गर्मा-गर्मी हो जाए, तेज आवाज़ में बात हो जाए और वो संबंधित कर्मचारी अधिकारी को लगे कि अपमानजनक बातचीत है, और कहीं बिना मतलब में सरकारी काम में बाधा डालने का हमारे ऊपर केस न लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से जनता, जनप्रतिनिधियों का भी ये मन मस्तिष्क बन सकता है, हटाओ, जो कोई जनता है लेटर लिख दिया और लेटर लिखने से ही काम हो गया तो हो गया, लेकिन जो एक जाकर के काम कराने की बात थी कि भाई तमाम, तो मैं तो देखता था 20 साल पहले का ये था कि अब जनप्रतिनिधि जाते थे, और जनप्रतिनिधि वही नहीं जो विधायक सांसद हैं, जो विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, मुखिया भी नहीं रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं है, वो भी अधिकारी से जोर तेज आवाज में बात भी कर लेते थे, मेज पे घूसा भी पटक देते थे, मांग करते, अपना ही कुर्ता फाड़ लेते थे। कई जनप्रतिनिधि थे, उनका नाम ही था कुर्ता फाड़ नेता, तो वो अपना ही कुर्ता फाड़ लेते थे कि भाई जनता की बात सुनिए, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। जनता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और फाइलें रुकी हुई हैं, तो जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा, फाइलें रुकी हुई हैं, तो आखिर उन पर काम क्यों नहीं हो रहा था? ये बात जब जनता पूछती है, जनप्रतिनिधि पूछता है, तो उसमें फिर अधिकारी कर्मचारी की ओर से मुकदमा लिखा दिया जाता है, फिर कालांतर में उसको सजा हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एक नकारात्मक प्रभाव जनप्रतिनिधियों पर पड़ रहा है, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता की बात उठाना चाहते हैं कि भाई लेटर वगैरह लिख करके ही काम चला लो। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमारे खिलाफ कोई मुकदमा लिख जाए, एफआईआर आज दर्ज होती है और मुकदमा आज लिखा जाता है, और उसके बाद फिर मुकदमा चलते चलते, उसकी पैरवी होते होते पता चला कि जब हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, तब जा करके वो जो है मुकदमे में सजा हो गई। जब सजा हो गई तो पता चला कि जो विधायकी है वो भी चली गई, सांसदी है वो भी चली गई। इसके कारण जनता का नुकसान होगा। जनता तो अभी भी नुकसान में है क्योंकि उसका काम नहीं हो रहा है। अब मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज की ये हालात है कि एक और मेडिकल कॉलेज ही क्या, पीजीआई का भी हाल है वही है, और भी विशेष हॉस्पिटल का जो है हाल है कि अगर कोई जरूरी जांच भी कराना है तो उसके लिए भी सालों का समय मिल जाता है। साल 6 महीने का जो है कि आपको ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन कराने के लिए साल 6 महीने का इंतजार करना है। पेशेंट का क्या हो? पेशेंट, एक डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ ठीक है, ये जांचें हो गई, अब बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं खाली है। जब बेड नहीं खाली है तो पता चला कि वो अगर समय बीत गया जो है, 1.5-2 महीने की लेट हो गए, तो फिर वही जांच की पूरी प्रक्रिया से गुजरिए। फिर पता चला कि फिर जो है 4-6 महीने हुए, फिर जो है इतने में तो पेशेंट जो है भगवान को प्यारा हो गया। तो ये, और वही आज केवल ऑपरेशन की ही नहीं है, सर्जरी की ही नहीं है, जांच की भी है कि अगर जांच भी होना है तो उसके लिए भी साधारण साधारण जांचों के लिए महीना, 2 महीना, 4 महीना का समय लग रहा है। तो इन सब में जनता का नुकसान हो रहा है, जनता घाटे में जा रही है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई जनता को आखिर कब तक अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चर्चा लखनऊ में इस बात को लेकर के है, धारा 144 लागू होना। तो धारा 144 लागू होने के कारण जैसे दारुल सफा था, तो दारुल सफा बात होती लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन लोकतंत्र की हत्या किसने किया? दारुल सफा 24 घंटे के लिए बुक होता था 2007 के पहले, और 100 रुपए में बुक हो जाता था। साधारण लोग जाते थे, एक एप्लीकेशन लिखते थे, उनको हाल मिल जाता था। दारुल सफा लखनऊ में विधायक निवास कहा जाता है, और उसमें 2 कॉमन हॉल है। कॉमन हॉल ए, कॉमन हॉल बी ब्लॉक है। विधानसभा के सामने स्थित है।
हजरतगंज एरिया पड़ता है। तो उस हजरतगंज एरिया में 2 कॉमन हॉल हैं, कॉमन हॉल। एक कॉमन हॉल भी दारुल-सफ़ा में, और वो 100 रुपए में मिल जाते थे 24 घंटे के लिए। कोई भी उसका ये उद्देश्य था कि कोई भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन अपनी बैठकें कर सकता है, अपनी आवाज़ वो उठा सकता है। तो उसका शासन प्रशासन भी आवाज़ के प्रतिनिधि उसको सुनने का प्रयास सुनेंगे, एलआईयू सुनेगा, आईबी सुनेगा, पत्रकार सुनेगा, वो लिखेगा और टीवी में दिखाएगा और चैनलों में जाएगा। तो उस गरीब गुरबा की आवाज़ को, सामाजिक संगठन की आवाज़, राजनीतिक दल की आवाज़ जनता के बीच में जाएगी। लेकिन आज ये हो गया कि महँगा हो गया, वो 500 रुपए का हो गया, 8 घंटे का हो गया, और उसके बावजूद भी विशेष प्रकार की आपको परमिशन लेना होगा, तब वो बुक करेंगे, नहीं तो धारा 144 लागू है। अब वो बुक ही नहीं कर रहे हैं। तो जब बुक नहीं होगा तो उसमें कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों के, तथाकथित छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के जो लोग कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग कार्यक्रम करना चाह, अब ये जातिगणना है, जातिगणना के सवाल पे जो लोग कार्यक्रम, पहले था कि इस प्रकार के कार्यक्रम दारुल-सफ़ा में बुक करा लिया गया, दारुल-सफ़ा में हो गए। आज की तारीख में लखनऊ के दारुल-सफ़ा में कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है। परमिशन लेना और फिर उसको बुक कराना, साधारण तौर से बुक नहीं हो रहे हैं, और परमिशन की ये इतनी प्रक्रिया जटिल है कि परमिशन भी मिल रहे हैं, 2-4 केसों में मिल रहे हैं, लेकिन लंबे केसों में नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं लखनऊ में, होटलों में रुके रहते हैं 2, 4, 5, 6 दिन, और नहीं मिल पाता है, लौट जाते हैं। तो एक लोकतंत्र का हनन हो रहा है धारा 144 को लेकर के। मंदिरों में लोग जा रहे हैं, शादी ब्याह बारात में लोग जा रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों पर बात नहीं कर सकते हैं। ये मुख्य देखने में आया धारा 144 का के मसले में। तो आप सब देखते रहिए जनता खबर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।